हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 12 इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो हमने अकाउंटेंसी की डाली थी, अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स में हमने बताया था कि जो आपकी क्लास 12 की राजस्थान बोर्ड वाली जो इकोनॉमिक्स है, इसके पहले 13 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के और चैप्टर नंबर 14 से आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन चल रहा था। चैप्टर नंबर 17 हमने लास्ट जो इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली थी उसमें चैप्टर नंबर 17 था, मुद्रा एवं बैंकिंग वाला, जिसमें हमने मुद्रा एवं बैंकिंग की बात की। और अब है चैप्टर नंबर 18, व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य, इसकी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक का इतिहास देखते हैं कि बैंक का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए बच्चों, बैंक के इतिहास में बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको BANCO बैंको शब्द से हुई है। इटली में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। कालांतर में जो फ्रांसीसी भाषा के बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे चेंज आने लगे। ये पहली अवधारणा थी, प्राथमिक अवधारणा थी। उसके बाद एक और अन्य अवधारणा चलती है, उसके अनुसार बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के BANC बैंक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोश। आधुनिक और सम्मिलित स्कंद कोश, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। और आधुनिक बैंकिंग का जो विकास है, अगर उसकी बात करें तो वो कहाँ से हुआ है? यूरोप से हुआ है। यूरोप में बैंकिंग का विकास बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर हुआ और प्रेजेंट में यूरोपीय देशों से ही बाकी सारे देशों में बैंकिंग का विकास होने लगा। तो ये थोड़ी हमने बैंक के इतिहास की बात की थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंक की परिभाषा की। तो देखिए, बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बैंक की परिभाषा दी, लेकिन एक अर्थशास्त्री आए क्राउथर। तो क्राउथर के अनुसार अगर हम बैंक की परिभाषा देखते हैं तो क्राउथर ने कहा, बैंक का कार्य है अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है। तो ये क्राउथर ने कहा था कि बैंक क्या है? तो बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में ऋण प्रदान करके मुद्रा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। साख निर्माण में भी यही प्रक्रिया आती है। तो ये क्राउथर ने परिभाषा दी थी। उस बैंकिंग कंपनीज एक्ट ने भी परिभाषा दी थी, जो 1949 एक्ट बना था, उसने भी परिभाषा दी थी। तो उनमें से क्राउथर की जो परिभाषा थी ये ज़्यादा आसान थी, ये आप याद करो। चलिए, व्यापारिक बैंक के कुछ कार्य होते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या कार्य हैं।
व्यापारिक बैंक के कार्य। चलिए देखते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। परंपरागत रूप से व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्न है। तो देखते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य आता है जमाएं स्वीकार करना। जमाएं स्वीकार करना। तो देखिए जमाएं स्वीकार करना इसका मतलब क्या है। कोई भी व्यापारिक बैंक है, उस बैंक में लोगों के द्वारा, ये जनता है, पब्लिक है, जनता के द्वारा क्या किया जाता है, पैसा जमा किया जाता है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि जनता के द्वारा जो बैंक में पैसा जमा किया जाता है, व्यापारिक बैंक इस जमाओं को क्या करती है, स्वीकार करती है। और ये अलग अलग तरीके से करती है, अलग अलग रूपों में करती है। किसी का बचत खाता खुला हुआ है, उस बचत खाते में करती है। उसका चालू खाता खुला हुआ है, अवधि जमाएं खाते, मांग जमाएं। तो इन जमाओं के रूप में, इन खातों के रूप में ये जमाएं बैंकों के द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। भाई व्यापारिक बैंकों के पास पैसा आ गया। अब यह पैसा व्यापारिक बैंक अपने पास नहीं रखती है, इस पैसे को व्यापारिक बैंक ऋण के रूप में जनता को ही दे देती है। यहाँ जनता ने बैंक में पैसे जमा किए, बदले में क्या मिलती है, ब्याज मिलती है। अब व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा आया जमा के रूप में, व्यापारिक बैंक जनता को ही, जिनको ज़रूरत होती है, लोन के रूप में, ऋण के रूप में राशि उधार दे देते हैं और बदले में क्या ले लेते हैं, ब्याज। तो सेकंड पॉइंट हो गया ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक जनता के लिए, आवश्यक लोगों के लिए, जिनके लिए आवश्यक होता है उनके लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, थर्ड है साख निर्माण। साख निर्माण, क्रिएशन। तो देश में साख निर्माण का जो कार्य है वो, वैसे तो इस पर नियंत्रण पूरा का पूरा आरबीआई का होता है, लेकिन जो साख निर्माण का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। भाई व्यापारिक बैंक क्या करती हैं, जनता से राशि प्राप्त की। दोनों का मिला जुला रूप साख निर्माण में आ जाता है, दोनों को मिला करके। जनता से प्रारंभिक जमाएं प्राप्त की, जनता ने जो अपने अकाउंट में, अपने खाते में जो पैसा जमा किया, इसको बोलते हैं प्रारंभिक जमाएं। ठीक है, तो जनता से प्रारंभिक जमाएं आई और उस प्रारंभिक जमाओं को जनता के लिए उधार दे दिया, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमाएं। ध्यान रखना, प्रारंभिक जमाएं, व्युत्पन्न जमाएं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जनता द्वारा प्रारंभिक रूप से जो अपने खाते में बैंकों के पास पैसा जमा किया जाता है प्रारंभिक रूप से, ठीक है, वो कहलाता है प्रारंभिक जमाएं। और इन प्रारंभिक जमाओं को बैंक के द्वारा जनता के लिए उधार दे दिया जाता है, जिनको बोलते हैं व्युत्पन्न जमाएं। ठीक है, मैं इनकी परिभाषा भी नोट कराऊंगा। तो ये जो प्रारंभिक जमाएं आई, व्युत्पन्न जमाएं दी गई, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, साख निर्माण। तो ये साख निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, बैंक के द्वारा ही, व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही की जाती है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, एजेंसी सेवाएं।
एजेंसी सेवाओं का मतलब होता है कि हमें तो बस बीच में कमीशन मिलना है, काम किसी और के द्वारा किया गया, किसी और के लिए किया गया, हम तो बीच में बस अपना कमीशन प्राप्त करेंगे, वो होता है एजेंसी सेवाएं। अब बैंक का यही काम है, जनता से पैसा आया, बैंक में जमा हुआ, जनता के लिए पैसा ब्याज पर दे दिया गया। या जैसे मान के चलो बैंक और ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये, ठीक है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति। ए व्यक्ति ने चेक दिया बी व्यक्ति के लिए, ए व्यक्ति ने क्या दिया, चेक बी व्यक्ति के लिए। अब बी व्यक्ति उस चेक को क्या करता है, बैंक में लगा देता है। बैंक क्या करती है, इसके खाते में से पैसा निकाल के इसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो ये बैंक ने अपने पास से कोई पैसा नहीं दिया है, बैंक ने क्या किया कि जो चेक आया उस चेक को इसके खाते में से पैसा निकाला, इसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बदले में कोई थोड़ा बहुत जो चार्ज वगैरह लेती है बैंक, अपना कमीशन लेती है। तो बैंक यहाँ पे कौन सा कार्य कर रही है, एजेंसी संबंधी कार्य कर रही है, एजेंसी सेवाएं प्रदान कर रही है। क्लियर हो गया, एजेंसी सेवाएं। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, अन्य सेवाएं। पॉइंट नंबर 5, अन्य सेवा। और अन्य सेवाओं में बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं। अन्य सेवाओं में सबसे पहला आता है इंटरनेट बैंकिंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अन्य सेवाओं में। पहला पॉइंट इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंक। तो इंटरनेट बैंकिंग में बैंक वाले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा आप कोई भी लेन देन अपने अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। तो ये इंटरनेट बैंकिंग बैंक के द्वारा किया जाने वाला अन्य कार्य में शामिल होता है। ठीक है, इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, घर बैठे सारे के सारे काम किए जा सकते हैं और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड गोपनीय रखने होते हैं। सेकंड आता है एटीएम सुविधा। सेकंड है एटीएम सुविधा। एटीएम की फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि एटीएम की फुल फॉर्म। एटीएम सुविधा, जो भी पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जो स्थान है, उन पर बैंकों के द्वारा एटीएम मशीन रख दी गई है, एटीएम सुविधा वहाँ प्रदान की गई है। इन सुविधाओं, ये 24 घंटे के लिए सुविधाएं होती है, 24/7 होती है, 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे, जिस स्थान पर चाहे, अपने किसी भी बैंक खाते के एटीएम से, किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से भी पैसा निकाल सकता है। तो ये एटीएम सुविधा बैंकों के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, मोबाइल बैंकिंग। पॉइंट नंबर 3, हिंदी में नोट कर देता हूँ, मोबाइल बैंक। मोबाइल बैंकिंग में क्या होगा कि प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन स्टोर से आप बैंक का सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल होने के बाद में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं। जब यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाते हैं तो उस मोबाइल ऐप के ज़रिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग की तरह मोबाइल बैंकिंग है, लेकिन अंतर आ जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में ये साइट होती है जो बैंक की, वहाँ से काम करता है यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के।
मोबाइल बैंकिंग में बैंक का अलग से सॉफ्टवेयर होता है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, जिस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने होते हैं जो गोपनीय रखने होते हैं, और उनके द्वारा आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, गुड्स परचेसिंग कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ पे मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉकर सुविधा। पॉइंट नंबर 4 है लॉकर सुविधा। देखिए, बैंक के पास बहुत कम चार्ज के बदले लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा। बैंक के पास लॉकर सुविधा होती है जिसमें बहुत कम चार्ज पर, न्यू चार्ज पर आप कोई भी अपनी वैल्यूएबल जो गुड्स होती है, जैसे ज़मीन के कागज़ हैं या कोई और भी बहुत महंगी कोई वस्तु है, तो उन्हें आप लॉकर में रख सकते हो। और उसमें आप जो लॉकर में आप उस लॉकर में जो आप उस वस्तु को रखोगे उसका बहुत कम चार्ज बैंक के द्वारा ईयरली चार्ज किया जाता है। ठीक है। तो लॉकर सुविधा हो गई। कोई भी आप इसमें कीमती वस्तु है, जैसे जेवरात है, ज़मीन के कागजात हैं, कानूनी दस्तावेज है, कोई भी चीज़ आप इनमें से रख सकते हो। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5 क्रेडिट कार्ड सुविधा। क्रेडिट कार्ड सुविधा। अब देखिए क्रेडिट कार्ड सुविधा में क्या होगा। तो क्रेडिट कार्ड सुविधा में ये होगा कि किसी खाताधारी का, जिस बैंक में खाता है, अगर उसकी ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से लेन देन जो है वो अच्छे चलते हैं, तो बैंक मानती है कि ये हमारे लिए वैल्यूएबल कस्टमर है और बैंक उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है। यानी कि आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा जिसमें आपको पैसे जमा नहीं करने, उसकी एक लिमिट होगी। जैसे 15,000 रुपये की लिमिट मिल गई फर्स्ट टाइम में, तो आप उस कार्ड से 15,000 की शॉपिंग कर सकते हो। उसका बिल आपको 1 महीने बाद आ जाएगा, वो आपको पे करना होता है विदाउट इंटरेस्ट। पर्टिकुलर डेट के बाद जो बिल ड्यू होगा उस डेट के बाद में अगर आप पेमेंट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंक के हमारे 5 कार्य थे। जमाएं स्वीकार करना, जनता से जो पैसा जमा होता है बैंक में, जमाएं स्वीकार करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना, बैंक के द्वारा जनता को लोन दिया जाता है। तीसरा, साख निर्माण, पैसा आया जनता से, प्रारंभिक जमाएं जनता के लिए उधार दे दिया, व्युत्पन्न जमाएं कहलाती हैं। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो साख निर्माण कहलाती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, व्यापारिक बैंक के द्वारा। फोर्थ है एजेंसी सेवाएं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक दिया, उस व्यक्ति ने जाकर के बैंक में लगा दिया। बैंक क्या करेगी कि जिस व्यक्ति ने चेक लिखा था, जिस व्यक्ति ने चेक दिया था, उसके खाते से पैसा निकाल के दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, बदले में अपने जो भी कमीशन चार्जेस हैं वो ले लेती है। तो ये जो काम किया गया बैंक के द्वारा बीच में, वो एजेंसी सेवाएं हैं। अन्य सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, ATM सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, इनके बारे में प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया जाता है कि आप मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, इनका आप यूटिलाइज़ कीजिए। घर बैठे ही आप सामान परचेज कीजिए, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइम पर। तो उसके लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा अवेयर किया भी जा रहा है। ठीक है। तो ये व्यापारिक बैंक के कार्य। अब इन व्यापारिक बैंकों के कार्यों में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जिनको मैं अलग से नोट करा रहा हूँ। तो इस टेबल के बाद में नीचे नोट डाल करके कुछ पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए उनकी बातचीत कर लेते हैं। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, जो कि हमें याद रखनी है। हाँ जी, पहला आता है नोट डाल के लिखने ये पॉइंट, बचत खाता।
पहला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार के खाते छोटे बचत करता जो छोटी छोटी सेविंग करते हैं एवं नौकरी पेशा लोगों द्वारा खुलवाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो बचत करता है, छोटी छोटी बचत करते हैं या जो छोटे मोटे नौकरी पेशा लोग हैं वो इस खाते को खुलवाते हैं। इन खातों में ब्याज दर कम है। ब्याज दर कैसी होगी? कम। तो ये तो थोड़ी सी बातें होगी बचत खाते की। अब हम बात करते हैं चालू खाते की। चालू खाता, करंट अकाउंट। अब देखिए चालू खाते में क्या होगा। ये वाले खाते किसके द्वारा खुलवाए जाते थे? बचत करता है नौकरी पेशा के द्वारा। अब चालू खाते जो होंगे वो व्यापारी या उद्योगपतियों के द्वारा खुलवाए जाते हैं। इस प्रकार के खाते व्यापारी अथवा उद्योगपति, इन्हीं को कहते हैं उद्योगपतियों द्वारा बैंकों में खुलवाए जाते हैं। ठीक है, और इस पर जो ब्याज दर होती है वो कैसी होती है? कम, न्यून होती है ब्याज दर। इस खाते में दैनिक लेन देन कम होते हैं कि ज़्यादा? बताइए। अधिक होते हैं, क्योंकि व्यापारी का खाता है, व्यापारी या उद्योगपति का खाता है, तो इसमें जो दैनिक लेन देन होंगे वो कैसे होंगे? अधिक होंगे। इस खाते में दैनिक लेन देन अधिक होते हैं तथा इसमें ब्याज दर न्यून होती है। सबसे कम इसी में होती है। सबसे कम ब्याज दर किस में होगी? चालू खाते में। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आता है अवधि जमाए, पॉइंट नंबर 3। अवधि जमाए, टाइम डिपॉजिट या इन्हीं को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। बैंक द्वारा एक निश्चित समय अवधि, बैंक द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाती हैं वे अवधि जमाएं, अवधि जमाएं कहलाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट कहलाती है। ठीक है, अवधि जमाएं कहलाती हैं।
इन जमाओं पर, कौन सी जमाओं पर, इन जमाओं पर, बताइए जल्दी से, कौन सी जमाओं पर, अवधि जमाओं पर, इन जमाओं पर ऊंची ब्याज दर होती है। सबसे अधिक ब्याज दर इसी पे होती है, एफडी पर, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए पैसा जमा कर दिया जाता है, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। तो जब लॉन्ग टाइम के लिए पब्लिक के पास से पैसा बैंक के पास पहुंच जाता है तो बैंक भी तो उस पर ज़्यादा ब्याज देगी। ठीक है, अवधि जमाएँ हो गई। चलिए अगले पॉइंट है इसी में नोट में, ये पॉइंट व्यापारिक बैंक के कार्यों में ही थे अंदर, जो आपने पॉइंट लिखे थे अभी 5 पॉइंट, उन्हीं में अंदर थे, जो मैंने यहाँ अलग से नोट करवा के लिखा है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, मांग जमाना। डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, डीडी आया था, डीडी अभी आएगा अगले चैप्टर में। हाँ जी, जनता द्वारा की गई बैंक में, जनता द्वारा की गई वे जमाएं, जनता द्वारा की गई ऐसी जमाएं जो उनके द्वारा मांगे जाने पर प्राप्त हो जाए, वे मांग जमाएं कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, मांग जमाएं कहलाती है, डिमांड डिपॉजिट। और इन पर जो ब्याज की दर होगी, मैं जब पैसा मांगा जाएगा तभी मिल जाएगा, तो इस पर ब्याज दर भी कैसी होगी, कम होगी। इस पर कम ब्याज दर होगी। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाने की स्कीम चला रखी है, जिसमें 0 बैलेंस खाते खोले जाते हैं, यानी कि खाता खुलवाने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और वो जनधन खाते जो आपने खुलवाए हैं, सरकार उसमें बहुत सारे फायदे भी देती है, जिनमें से एक फ़ायदा है कि अगर आप उसमें लेन देन कर रहे हो तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट के आधे विकल्प की सुविधा देती है कि आप उसमें 5,000 रुपये तक, भाई आपने लेन देन किए, लेन देन चल रहे हैं आपके, हर महीने थोड़े बहुत लेन देन हो जाते हैं, तो आपके खाते में पैसा नहीं और आपको ज़रूरत पड़ रही है 5,000 रुपये की, तो आप 5,000 रुपये तक उसमें से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी कि बैलेंस ना होने के बावजूद भी आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के अंतर्गत होता है। तो पॉइंट नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि चेक के बारे में बातचीत होंगी। बाहर चेक और रेखांकित चेक क्या होते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 ये होता है बाहर चेक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बियरर चेक, बाहर चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक चेक प्रस्तुत
बैंक चेक प्रस्तुत करने वाले के लिए कर देती है, इसलिए से वाहक चेक कहते हैं। ठीक है, इस चेक पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। ये चेक काटा गया कि इतने रुपए जिसके पास भी चेक होगा उसके लिए दे दिए जाएं, और ये चेक दे दिया जाएगा सामने वाले को। मान के चलो सामने वाले के पास ये चेक है, वो बैंक में गया तो बैंक उसके लिए भुगतान कर देगी। सामने वाले से चेक हो गया, अन्य व्यक्ति को मिल गया, तो बैंक फिर किसके लिए भुगतान करेगी? उस अन्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, किसी का सामने वाली पार्टी का खाता संख्या भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, दूसरा होता है रेखांकित चेक। नंबर 6 रेखांकित चेक। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेक। क्या बोलेंगे? क्रॉस चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक चेक में अंकित नाम वाले व्यक्ति के लिए करती है। बैंक किसके लिए भुगतान करेगी? रेखांकित चेक के रेखांकित चेक के केस में बैंक उसके लिए भुगतान करेगी जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। समझ में आया? देखिए, दोनों में मैं और अंतर अच्छे से समझा देता हूँ। ए व्यक्ति है, इसने चेक दिया मान के चलो बी व्यक्ति के लिए, और ये चेक जो दिया है वो कौन सा है? वाहक चेक। वाहक, ए ने बी के लिए वाहक चेक दिया, यानी कि अब बी के पास जो चेक पहुंचा उस चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका बी का कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिख दिया है ए ने कि भाई जो भी ये चेक धारक होगा, चेक जिसके पास भी होगा उसको इतने रुपए देने का कष्ट करें, जो भी है। अब बी व्यक्ति इस चेक को बैंक में लेके गया, बी को पैसे मिल जाएंगे। बी से ये चेक हो गया, किसी अन्य व्यक्ति को मिल गया, बी का नाम थोड़ी ना, उस पर नाम पता कुछ नहीं है, तो अन्य व्यक्ति जा करके और वो बैंक से पैसा उस चेक के बदले में ले सकता है। ठीक है, मान के चलो एक व्यक्ति है सी, ए ने सी के लिए कौन सा चेक दिया? रेखांकित चेक, क्रॉस चेक, रेखांकित चेक। यानी कि अब उस चेक पर किसका नाम लिख जाएगा? सी व्यक्ति का, कि ये पैसे किसके लिए देने? सी के लिए। तो सी जाकर के ये चेक लगा देगा, और सी अपने सी के नाम से जो खाता होगा उस खाते में चेक लग जाएगा, और सी के खाते में वो पैसे आ जाएंगे। मान के चलो सी से चेक हो जाता है, डी व्यक्ति को मिल गया, अब डी ले जाकर के बैंक में लगाया, तो बताइए कि डी के लिए पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये होता है रेखांकित चेक। इसमें क्रॉस चेक बोलते हैं इसे। इसमें चेक में जो किनारी है उस पर क्रॉस लाइनें खींच दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये नोट में तो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं साख का निर्माण किस तरीके से होता है।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन। व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन। देखिए किस तरीके से व्यापारिक बैंक साख सृजन करती है। तो व्यापारिक बैंक जनता से, पब्लिक से छोटी छोटी बचत के रूप में पैसा प्राप्त करती है, जिसे प्रारंभिक जमाएं बोलते हैं, और उस प्रारंभिक जमाएं से बैंक जनता के लिए पैसा उधार देती है, जिसको व्युत्पन्न जमाएं बोलते हैं। यही जो बैंक ने लोगों के लिए उधार दिया, एक के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, इधर से पैसा आ रहा है, उधर पैसा दूसरे अन्य व्यक्तियों के लिए उधार दिया जा रहा है, यही कहलाता है साख का सृजन करना। ठीक है, चलिए इसमें लिख लेते हैं व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन में। देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां एक ओर बैंक छोटी छोटी राशि जनता से जमा के रूप में स्वीकार करती है, वहीं दूसरी ओर इन जमाओं से जनता को उधार देकर साख का सृजन करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जमाओं के रूप में जो जनता से राशि प्राप्त होती है, उस राशि को अन्य लोगों के लिए उधार दे करके साख का निर्माण किया जाता है। अब जो साख सृजन होता है, वो साख सृजन करने की दो विधि होती है। बैंकों द्वारा साख सृजन का कार्य करने की निम्न दो विधियां होती हैं। बैंकों द्वारा जो ये साख सृजन का कार्य किया जाता है, ये साख सृजन का कार्य करने की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां। तो देखते हैं वो दोनों विधि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि आती है कागजी मुद्रा के निर्माण द्वारा। कागजी मुद्रा के निर्माण द्वारा साख सृजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। निर्गमन ठीक है।
कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा कैसे? वर्तमान में देश का जो सर्वोच्च बैंक है, केंद्रीय बैंक है, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, अतः आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई द्वारा नए नोट न्यूनतम कोई भी बैंक है जो केंद्रीय बैंक है देश के, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई नए नोट ऐसे ही नहीं इशू करती है। नए नए नोट इशू करने के लिए न्यूनतम संचय प्रणाली या न्यूनतम कोष प्रणाली ये अपनाई जाती है। उसके बाद में ही नए नोट इशू होते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, वैसे अगले चैप्टर में डिटेल में भी आएगी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि आरबीआई जब नए नोट इशू करती है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिए आरबीआई से कि भाई ठीक है आप नए नोट इशू कर दीजिए। नए नोट इशू करने के बदले में गवर्नमेंट को आरबीआई के पास में 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखनी होती है और वो 200 करोड़ की सिक्योरिटी पार्ट में होती है, यानी कि 115 करोड़ का गोल्ड रखना होता है और 85 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी होती है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो होगी हमारी, वो आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखेगी और तब आरबीआई नए नोट इशू करती है। तो ये जो 200 करोड़ रुपए रखे गए यही कहलाती है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम ये 200 करोड़ कम से कम। तो अतः आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई द्वारा नए नोट निर्गमित किए जाते हैं। तो ये हमारी पहली विधि हो गई कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड है व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख निर्माण। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख निर्माण। तो व्युत्पन्न जमाएं कब बनती है, चलिए देखते हैं। जनता द्वारा छोटी छोटी बचतें करके बैंक में जमा की जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं,
प्रारंभिक जमाएं कहते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर देंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक जमाएं कहते हैं। ऐसी जमा राशि या ऐसी जमाएं जो मांगे जाने पर प्राप्त हो जाने, वे मांग जमाएं कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? वो मांग जमाएं कहलाती है। ठीक है, मांग जमाओं के बारे में पहले भी नोट कराया था और ये इम्पोर्टेंट भी मांग जमाएं, ये याद रखिए अच्छे से। ऐसी जमाएं जो मांगे जाने पर प्राप्त हो जाए, वे मांग जमाएं कहलाती हैं। प्रारंभिक जमाओं के आधार पर बैंक द्वारा जनता के लिए ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रारंभिक जमाओं के आधार पर बैंक द्वारा जनता के लिए ऋण के रूप में ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो व्युत्पन्न जमाएं कहलाती है। व्युत्पन्न जमाएं कहलाती है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको भी अपनी नोटबुक में हाईलाइट करना है। व्युत्पन्न जमाएं परिभाषाएं पूछ ली जाती है। अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता के लिए जितनी अधिक ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जितनी अधिक ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उतना ही अधिक देश में क्या होगा? बताइए जल्दी से। साख सृजन होगा। ठीक है, प्रारंभिक जमाएं जितनी ज़्यादा आएंगे, बैंक भी व्युत्पन्न जमाएं उतनी ज़्यादा करेगा, और जितनी ज़्यादा बैंक के द्वारा व्युत्पन्न जमाएं की जाएंगी, लोगों के लिए उधार दिया जाएगा, साख सृजन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, साख सृजन की प्रक्रिया।
साख सृजन तो समझा दिया क्या होता है, और साख सृजन की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है तो हम उसकी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट स्टडी में साख सृजन की प्रक्रिया। देखिए साख सृजन की प्रक्रिया को पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर नोट कर रहा हूँ। इसमें कुछ स्टेप आएंगे। जैसे ये बैंक है, कुछ व्यक्ति हैं ए, बी, सी और डी। ए व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया 1 लाख रुपए 5 साल के लिए और 5 ईयर। ठीक है, बैंक इसके बदले में इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि बैंक कुछ पैसा अपने पास काट के रखती है और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखती है। बैंक के पास जो 1 लाख रुपए आए, इसमें से बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के काट के, क्या होते हैं सीआरआर एसएलआर वो आगे आएंगे। 1 लाख में से मान के चलो इन दोनों का रेट है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये बैंक ने सीआरआर के रूप में अपने पास, एसएलआर के रूप में आरबीआई के पास रख दिए। बाकी अब बी को लोन की ज़रूरत पड़ी 90,000 रुपये के लोन की, तो बैंक ने क्या किया, ये 90,000 रुपये का लोन किसके लिए दे दिया, बी के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए ऐसे आए थे, ए के लिए ब्याज मिल रही थी। 1 लाख पर जो बैंक के पास प्रारंभिक जमाओं के रूप में आया है, बैंक ने सीआरआर एसएलआर 10% यानी कि 10,000 काट करके बाकी के 90,000 रुपये बी के लिए दे दिए। 1 साल बाद बी ने 90,000 रुपये बैंक को चुका दिए, आगे वापस बैंक के पास। फिर बैंक 90,000 का 10% यानी कि 9,000 रुपये क्या रखेगी, सीआरआर एसएलआर के। 90,000 में से 9,000 रख लिए। अब मान के चलो सी को लोन की ज़रूरत पड़ी, तो 1 साल बाद सी को लोन दे दिया, कितने का, 81,000। 90,000 में से 9,000 सीआरआर के अपने पास रख के 81,000 दे दिए। ठीक है, लोन दे दिया। फिर सी ने ये टाइम पर पैसा वापस कर दिया। फिर ऐसे ही बैंक, मान के चलो डी को लोन की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक ने क्या किया, 10% टीडीएस काट के 10% सीआरआर एसएलआर के काट करके बाकी का पैसा डी के लिए दे दिया। तो इस तरीके से ये वाली अमाउंट बैंक के द्वारा जो बार बार लोन के रूप में दी जा रही है, इसी को बोलते हैं साख सृजन की प्रक्रिया। कि बैंक के द्वारा इस 1 लाख रुपए को ही बार बार लोगों को उधार दे करके और क्या कर दिया, साख का सृजन कर दिया। समझ में आया? चलिए अब हम इसके स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप किस तरीके से होंगे साख सृजन की प्रक्रिया। बैंक की साख सृजन प्रक्रिया को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे क्लियर होगा। तो स्टेप नंबर 1, मान के चलो बैंक के पास प्रारंभिक जमाओं के रूप में 1 लाख रुपए आते हैं। माना बैंक के पास प्रारंभिक जमा के रूप में 1 लाख रुपए आते हैं, तब बैंक द्वारा सीआरआर की राशि, हम यही मान रहे हैं, माना सीआरआर कितना है 10%, तब बैंक द्वारा सीआरआर की राशि कितनी मानी, 10%। 1 लाख का
10% कितना हो गया? 10,000 रुपये। बैंक द्वारा CRR की राशि 10,000 रुपये अपने पास रख कर अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का यहाँ नाम एज्यूम कर रहा हूँ, अन्य व्यक्ति बी के लिए उधार दे दिया। ठीक है जी। बी के पास कितने पहुँच गए? अन्य व्यक्ति बी के लिए उधार कितने पहुँच गए? 1 लाख में से 10,000 रख लिए, 90,000 पहुँच गए। ठीक है। स्टेप नंबर 2, बी व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय में यह राशि, निर्धारित समय में यह राशि बैंक में जमा की गई एवं बैंक द्वारा, बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक द्वारा, बैंक के पास कितना आया वापस? 90,000। बैंक द्वारा 90,000 इंटू 10% यानी कितना? 9,000 रुपये CRR रख कर अन्य व्यक्ति सी के लिए कितना अमाउंट देंगे बताइए भाई? अन्य व्यक्ति सी के लिए 90,000 में से 9,000 CRR रख दिया, 90,000 माइनस 9,000 यानी कि 81,000 रुपये। अन्य व्यक्ति के लिए 81,000 रुपये उधार दिए गए। ठीक है। ऐसे ही अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, सी के लिए पहुंचे 81,000। सी द्वारा निर्धारित समय में बैंक के पास राशि जमा की गई, तब सी के पास से कितने आए? 81,000 रुपये। तब बैंक द्वारा 81,000 का 10% 8,100 रुपये CRR रख कर शेष राशि अन्य व्यक्ति बी के लिए उधार दी गई। यानी कि स्टेप सेकंड में जो सी ने बैंक में 81,000 रुपये जमा कर दिए, बैंक के पास 81,000 आ गए, तो बैंक फिर उस 81,000 का 10% यानी कि 81,100 रुपये CRR रख करके 81,000 माइनस 81,100 बाकी की अमाउंट किसके लिए उधार दे रही है? डी के लिए। तो इस तरीके से ये स्टेप चलते हुए चलते हैं। और ये जो पैसा उधार दिया जा रहा है बचा हुआ 81,000 में से 81,100 PDS रखने CRR रखने के बाद में जो बचा हुआ पैसा उधार दिया जा रहा है, जो बचा हुआ पैसा उधार दिया जा रहा है वो ही साक्ष्य सृजन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है।
और इस तरीके से ये डिपेंड करेगा। अच्छा, ये पैसा जो शुरू की अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपए आए, तो ये कितने टाइम में साख सृजन पूरा होगा? 1 लाख रुपए का साख सृजन कितने टाइम में होगा? तो वो डिपेंड करता है CRR पर। अगर CRR का रेट है 20%, तो एक को 20% से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट जितना आएगा उतने ही साल में, उतने ही टाइम में CRR मेन अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ। जमा गुणक का जमा गुणक इज इक्वल टू 1/CRR। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस क्वेश्चन में जो हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, CRR का 10% रेट, तो बताइए कितने साल में जो पैसा 1 लाख रुपए प्रारंभिक जमा के रूप में आया बैंक के पास CRR के रूप में, उतना ही पैसा कितने साल में इकट्ठा हो जाएगा? तो 1/CRR का रेट कितना था? 10%, यानी कि 10 × 100। इसे सॉल्व करेंगे कितना है? 10। तो 10 साल में भाई, 10 साल में ये CRR का पैसा जमा होकर के कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से जमा गुणक की यहाँ पे बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी और इसमें कोई ऐसी मातापच्ची नहीं करनी है। क्लियर हो गया? तो ये साख सृजन की प्रक्रिया थी। इसे टेबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में लिखी हुई है। चलिए मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब देखिए, कुछ साख सृजन जो किया जाता है बैंक के द्वारा किया जाता है। साख सृजन जो किया जाता है वो बैंक के द्वारा किया जाता है। इस साख सृजन की कुछ सीमाएं होती हैं। साख सृजन की सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो भाई, जब आपको पता है कि साख सृजन बैंकों के द्वारा किया जाता है, अगर मान के चलो किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी देश अंडर डेवलप भी नहीं, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, क्या वहाँ साख सृजन हो पाएगा? जो देश का विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ भी साख सृजन सही तरीके से नहीं हो पाता है। देश की बैंकों का जहाँ विकास नहीं हो रहा है वहाँ तो जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो वहाँ साख सृजन सही से नहीं हो पाता है। ऐसी ही कुछ ये प्रॉब्लम है, या जहाँ लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि साख सृजन के लिए बैंकों के माध्यम से लेन देन होता है, जहाँ एजुकेटेड पर्सन नहीं है, साक्षरता सही नहीं है, वहाँ साख सृजन नहीं हो पाता है सही से। तो ये साख सृजन की कुछ सीमाएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं साख सृजन की कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट, बैंकिंग विकास का स्तर। बैंकिंग विकास का स्तर, हाँ जी। तो बैंकिंग विकास का स्तर, जहाँ पे बैंकिंग का जो लेवल है वो बहुत डाउन है, क्या वहाँ पे साख सृजन सही से हो पाएगा? जब बैंक ही सही से नहीं चल पा रही है तो साख सृजन कहाँ से हो जाएगा? साख सृजन का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, अगर उनमें बैंकिंग की जो आदत है, बैंकों में पैसा रखने की जो आदत है वो बहुत डाउन है, तो क्या साख सृजन होगा? जब बैंकों में ही पैसा नहीं पहुंचेगा तो बैंक साख सृजन किस तरीके से करेंगे? ठीक है। अगला है व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर। किसी भी देश में अगर व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का स्तर बहुत, तो वहाँ पे
जब व्यावसायिक और औद्योगिक विकास स्तर डाउन होगा तो वहाँ पे विकास कैसे हो पाएगा, ठीक है, वहाँ पे साख सृजन किस तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। अगर केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति सरल है तो साख सृजन सही से हो पाएगा। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति अगर सरल नहीं है तो साख सृजन भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।